चूंकि मैंने विधायक लोगों से अपील भी किया था कि मेरी घर की आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप हमें थोड़ा बहुत मदद कीजिए ताकि हम अपने घर को रहने लायक बना सके। तमाम जितने विधायक लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि मुन्ना लोहरा एक ऐसा शख्स है जो एक कहीं भी जा रहा है तो लोगों की दृष्टिकोण सिर्फ सीएम की नजरिया है कि आखिर आप तो सीएम ने छोटा भाई माना तो आपके लिए वो क्या किया। उनसे अपील कर रहा हूँ, आज भी अपील कर रहा हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, आप मुझे मेरी जो योगदान जो मैंने दिया उसको देखते हुए और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे संस्कृति विभाग में कोई भी जगह एक अस्थाई पद दिया जाए। क्योंकि हमारी 2 बेटियां हैं, एक छोटा सा परिवार है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पहले थे उससे थोड़ा सा अगर हमको कोई सपोर्ट मिल जाता है, प्रोत्साहन मिल जाता है। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, आपने विजुअल देखा, दीवार पे हथौड़ा चलाते, अपने हथौड़े से पत्थर को तोड़ते और धूप में खड़ा होकर गुनगुनाते, यह शख्स सीएम हेमंत नहीं, यह जाना पहचाना चेहरा है, बताने की जरूरत नहीं है कि यह मुन्ना लोहरा है। मुन्ना लोहरा जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से रंगमंच में अपना प्रशिक्षण लिया, अभिनय के गुर सीखे और उसके बाद करीबन 3 दशक से रंगमंच की दुनिया में अपनी छाप छोड़ते रहे। हालिया दिनों में तब चर्चा में आए जब इनका लुक सीएम हेमंत से मिला और उसके बाद ये रातों रात एक स्टार के रूप में सामने आए। लेकिन मौजूदा हालात क्या है यह आपके सामने है। जिस मुन्ना लोहरा को कभी मीडिया ने सुर्खियां बनाया था, अखबारों में जगह मिली थी, यूट्यूबर चैनलों में छा गए थे, आज वह मुन्ना लोहरा अपने कुटिया का निर्माण कर रहे हैं, घर का बना रहे हैं और इस घर बनाने के क्रम में आर्थिक तंगी का आलम यह है को रंगमंच की सारी डिग्री एक तरफ, रंगकर्मी की भूमिका एक तरफ, अभिनय के गुर एक तरफ, हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ रहे हैं। समझ सकते हैं मुन्ना लोहरा यानी सीएम हेमंत के हमशक्ल किस आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इस वक्त मुन्ना लोहरा हमारे साथ हैं, बहुत बहुत बधाई। जोहार। कैसा कट रहा है दिन? चुनाव तो खत्म हो गया, मतलब कि जो पहले जैसा थे आज भी उसी तरह है। वो एक इत्तेफाक था कि हमें एक मौका मिला था जब विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार में एक स्टार प्रचारक के रूप में मुझे भेजा गया और मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से चुनाव प्रचार में अपना योगदान दिया और जितना मैंने योगदान दिया उसका रिजल्ट पूरे झारखंड में दिख गया। वो बहुमत मिला जो आज तक नहीं मिला था। बिल्कुल 34 सीट का आंकड़ा हुआ करता था किसी भी झारखंडी पार्टी के लिए, जो जयपाल सिंह मुंडा ने शायद 1954 में हासिल किया था। 1954 के बाद किसी भी झारखंडी पार्टी को 34 या 34 से आगे का सीट नहीं मिला। पहली बार अबुआ सरकार ने 56 इंच का सीना दिखाया और इस 56 इंच के सीने में मुन्ना लोहरा का हथौड़ा भी एक कारगर हथियार था। बिल्कुल, जब मैं जाता था तो लोगों के बीच में
मतलब जहां से वोट नहीं आना था, हाँ, सिर्फ मेरा चेहरा काफी था हाँ, और मेरा जितना भी उनकी योजना को स्पीच देना हम्म, वो ज्यादा प्रभावित रहा और इससे लोगों में एक जिज्ञासा और उत्साह और ऊर्जा दिखने लगा सिर्फ मुझे देखकर कि भाई आज हमारे घर आंगन में माननीय मुख्यमंत्री जी तो नहीं आए लेकिन उनके हमशक्ल उनके छोटे भाई हमारे घर आंगन में आ गए हैं और उनकी हर योजना को मैंने स्पष्ट तरीके से हर जितने भी माता बहनें हुए चाहे चाची हुई चाहे जितने भी भाई बंधु लोग हैं पूरी समझ के साथ और लगन से मेहनत की हमने। हाल के दिनों में महावीर नायक को पद्म विभूषण मिला है, कौन है आपके वे? वो हमारे ससुर जी हैं। अपने ससुर? अपने ससुर हैं। तो ये भी गर्व की बात है कि पूरे झारखंड प्रदेश के लिए कि एक लोक कलाकार को उतना बड़ा पद्मश्री मिलना ये पूरे झारखंड वासियों के लिए खुशी की बात है। महावीर जी को पद्म विभूषण मिला ना कि पद्मश्री? पद्मश्री। पद्मश्री। जो पद्मश्री मिला इससे आपको मोटिवेशन मिला कि आज न कल हमारा भी झंडा बुलंद होगा, क्यों नहीं? लगन रहेगा, मेहनत रहेगा और अपना योगदान रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा। क्योंकि मैं रंगमंच से ही जिंदा हूँ और आने वाले दिनों में भी मैं हर काम को देखते हुए रंगमंच कभी छोड़ नहीं सकता। जीवन भी एक रंगमंच है। बिल्कुल। इस रंगमंच में देखते हैं कि जो रंगकर्मी है वो हथौड़ा चलाता है। चुनाव खत्म होने के बाद क्या जेएमएम की ओर से या पार्टी की ओर से कुछ आपका टोह लिया गया कि हमारा वो हीरा कहाँ है? बीच बीच में एक दो चैनल आए थे, मैं एक चैनलों की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी वाले लोग अभी तक तो अपने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मुझे बुलाया नहीं है, क्योंकि मैंने विधायक लोगों से अपील भी किया था कि मेरी घर की आर्थिक स्थिति खराब है तो आप हमें थोड़ा बहुत मदद कीजिए ताकि हम अपने घर को रहने लायक बना सके, एक आशियाना छत में सजा सके, ताकि हम स्वतंत्र रूप से आगे काम कर सके। क्योंकि हमारी 2 बेटियां हैं, एक छोटा सा परिवार है, तो हम लोग वो कोशिश करते हैं कि जो पहले थे उससे थोड़ा सा अगर हमको कोई सपोर्ट मिल जाता है, प्रोत्साहन मिल जाता है या फिर कहीं से हमें कुछ आर्थिक सहायता भी हो जाता है तो अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता है। कौन हुए विधायक आपके? हमारे विधायक में यहाँ के नवीन जायसवाल जी हैं, हटिया विधानसभा के, जो बीजेपी के कैडेट हैं। और बीजेपी के हो, जेएमएम के हो, जिसके हो, एक रंगकर्मी के प्रति उनका सम्मान तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो तमाम जितने विधायक लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि मुन्ना लोहरा एक ऐसा शख्स है जो एक कहीं भी जा रहा है तो लोगों की दृष्टिकोण सिर्फ सीएम की नजरिया है कि आखिर आप तो सीएम ने छोटा भाई माना तो आपके लिए वो क्या की। सवाल यही है ना कि अबुआ की सरकार बन गई, अबुआ सरकार बन गई, अबुआ राज आ गया और सीएम हेमंत ने जिसे अपना छोटा भाई कहा था, कम से कम उसका कुछ दर्द तो दूर कर देते हैं। मैं जब उनसे मिला था तो मैंने ये बात भी रखा था कि मैं इतने 30-35 सालों से अपना रंगमंच के क्षेत्र में कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में अपना योगदान दिए, तो आप हमें कम से कम संस्कृति विभाग में उनसे अपील कर रहा हूँ, आज भी अपील कर रहा हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, आप मुझे मेरी जो योगदान जो मैंने दिया उसको देखते हुए और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे संस्कृति विभाग में कोई भी जगह एक अस्थाई पद दिया जाए, ताकि हम स्वतंत्र रूप से आगे
इस क्षेत्र में काम कर सके और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक करे। तभी तो नई पीढ़ी आएंगे कि भाई एक कलाकार को इतना मान सम्मान मिल रहा है तो हम लोग भी कलाकारी कर रहे हैं। नहीं तो ये जो विजुअल देखेगा कि एक कलाकार जो 30 वर्ष तक रंग कर्म किया है, मंचन किया है और आज अपना एक आशियाना बनाने के लिए खुद हथौड़ा चला रहा है, तो उस युवा पीढ़ी को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी कि हम भी रंगकर्म में जाएं, रंगमंच में जाएं और इस दुनिया को बदलने का, एक खूबसूरत दुनिया बनाने का ख्वाब पालें। रंगकर्मी की तो सपना यही ना होता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत हो, सारे फूल खिले हों, पर युवा में सपना कहाँ से आएगा? वो सपना तभी आएगा जब यहाँ की राज्य सरकार सोचेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सोचेंगे, हर कलाकारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके लिए भी एक ऐसी पॉलिसी लाए ताकि भविष्य में और भी नई पीढ़ी आके जुड़े इससे। सवाल सिर्फ मुन्ना लोहरा का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है कि रंग कर्मियों के ऊपर भी सरकार का एक पॉलिसी आना चाहिए। ये जो अबुआ सरकार का बजट बन रहा है, इस अबुआ बजट में यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, स्थानीय गायक हैं, स्थानीय फिल्म कर्मी हैं, स्थानीय जो भी है, ये सारे लोगों के लिए एक छोटा सा बजट भी तो हो। क्या कहेंगे सरकार से? हम सरकार से यही कहेंगे कि जिस तरह खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी एक सरकारी नौकरी के रूप में उन्हें एक पद दिया जाता है, तो एक कलाकार को भी जब इतने सालों से उन्होंने योगदान दिया है तो उनको भी एक जगह देना उनका उचित बनता है, सरकार की उचित नहीं। अबुआ सरकार का एक हिस्सा यह भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और ये तो सबसे पहले होना चाहिए। जैसे यहाँ कला संस्कृति विभाग है, वो भी तो उसमें से बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट देते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं। तो अस्थायी कुछ जगह दे वो लोग। कुछ लोग कहते हैं कि जो गुहार हेमंत सोरेन से कामयाब नहीं होती, कल्पना भाभी के साथ पास पहुंचते ही वो गुहार साकार हो जाती है। ये मैं सीरम टोली की बात कर रहा हूँ। परसों में 3 दिन पहले मैं गया था, वहां के लोगों ने कल्पना भाभी से गुहार लगाई, भैया नहीं सुन रहे हैं, भाभी सामने आइए। और जब भाभी सामने आई तो मालूम हुआ पुल का पूरा डिजाइन चेंज हो गया। भाभी की गुहार कामयाब हुई। तो मेरा सवाल यह है कि पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे पूछा था कि क्या कल्पना भाभी से मुलाकात हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। तो जो छोटा देवर है ये कल्पना भाभी से इस मकसद में क्या गुहार लगाएगा कि भाभी इस देवर का भी दशा और दिशा बदलनी चाहिए? मेरा गुहार है, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, शायद उनके दिमाग में बहुत सारे योजना चलते रहता है, तो इतने बड़े प्रदेश में इतने सारे लोग हैं, चर्चित लोग भी है, तो किन किन को याद करें। तो मैं अपील करना चाहूंगा कि एक बार हमारी जो माननीय विधायिका है कल्पना सोरेन जी, उनसे भी गुहार करता हूं कि अगर आप तो मेरी बात को अगर समझ रहे हैं, अपील करना चाहूंगा कि आप मुझे संस्कृति विभाग में या रविंद्र भवन में या फिर कला संस्कृति विभाग में एक अस्थायी पद दिया जाए, ताकि हम अपने 2 बेटियों को और अपने परिवार को उनका भविष्य के लिए अच्छे से उनको आगे ले सके। यह तो हुई आपकी आर्थिक वंचना की बात, जिसका दर्द मुझे भी है, भारत मित्र के चैनल को भी है, और मैं भी गुहार करता हूं सिर्फ सरकार से नहीं, समाज के उस हर शख्स से जिसमें थोड़ी सा समृद्धि है, कि अपने हिस्से की समृद्धि को थोड़ा सा इधर भी आप स्थानांतरित कीजिए कि एक कलाकार अपनी दुर्दिन से बाहर निकल सके। लेकिन फिर से वही सवाल, इस आर्थिक वंचना में, इस पॉलिटिक्स के धार में वह रंगकर्मी मर तो नहीं रहा। एक रंगकर्मी पल पल मरता है, अच्छा, लेकिन उसकी दर्द को कोई समझने वाला तभी हो सकता है जब उनके प्रति वो रुझान रखे। और मैं चाहूंगा कि हमारे राज्य के जो मुखिया है उनका एक कर्तव्य बनता है कि यहाँ तमाम जितने भी
आम जनता है उनसे हटकर एक कलाकार बेकार हो जाता है। कल का आकार होता है लेकिन भी बेकार हो जाता है। कारण कि उन्हें किसी भी तरह का कोई प्रोत्साहन या सपोर्ट नहीं मिल पाता। पिछला इंटरव्यू में मैंने आपसे पूछा था कि यदि आने वाले दिन में, क्योंकि जिस रूप में यह हुआ सरकार सामने आई, एक बम्पर सीट मिली है और हेमंत सोरेन ने जो अपना शक्लो सूरत अख्तियार किया है वो विष्णु गुरु की याद दिलाता है। बिल्कुल, है ना। तो यदि इस पर कोई फिल्म बनती है, किसी फिल्म मेकर के दिमाग में यह कल्पना आती है कि हेमंत सोरेन को रूपहले पर्दे पर लाया जाए, तो क्या इस चुनौती को आप स्वीकार करेंगे, उस भूमिका को स्वीकार करेंगे? बेशक मैं करना चाहूंगा। अगर उनका कभी बायोपिक बने, हाँ, कोई भी निर्देशक आके, डायरेक्टर आके इस पे एक अपना उनकी जीवनी पे अपना बायोपिक बनाए, तो उस किरदार को मैं बखूबी निभाना चाहूंगा। ये आपकी ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है। क्योंकि जब लोग कहीं भी जाते हैं तो छोटे से लेकर छोटे बच्चे से बड़े बुजुर्ग तक इस दाढ़ी का और उनका गेटअप का इतना बड़ा फैन है, जिसकी वजह से लोग मुझे निकलते ही हमारे हेमंत सोरेन जी जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। अब उस स्थिति में हम अभी लेबर चौक में भी खड़ा होते हैं। अगर कलाकार को अगर काम नहीं मिलेगा तो लेबर चौक पर जाएगा लेबर चौक पे, तो वहां पर भी तो हमारी भी छवि है, उनकी भी छवि है कि भाई मुख्य रूप से कहा अरे मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ में काम कर रहे हैं एक डेली लेबर के रूप में। तो हम चाहेंगे कि ऐसे शख्स को एक अस्थायी रूप से एक जगह मिल जाए ताकि वो अपने तौर तरीका से आगे अपना कार्य करते रहे। अभी हम आपसे जब मिलने आए थे तो आपके हाथ में हथौड़ा था, पत्थर चला रहे थे, कुछ अंदाज और दशरथ मांझी का भी नजर आ रहा था। तो अब गुनगुना रहे थे, क्या गुनगुना रहे थे आप? देखिए, कोई भी काम करते समय, हालांकि कलाकार है, स्वाभाविक है, काम करते रहे या रोड में चलते रहे या फिर अपना रिहर्सल हो, गुनगुनाना। और कुछ क्या गुनगुना रहे थे? कुछ गाना गुनगुना रहे थे, एक लाइन उसकी। मंजरे मधुमातल तैसने पिया मातल जा, तैसने पिया मातल जा। ये तो गाना उना गुनगुनाते रहते काम करते समय। हाँ, कलाकार कभी मरता नहीं। आप कहते हैं कलाकार तिल तिल मरता है ना। हमने कहा कलाकार कभी मरता नहीं, आप कहे कलाकार तिल तिल मरता है। यही उसकी कला को जिंदा रखता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम चाहेंगे फिर से लोगों से गुजारिश होगी, समाज के संभ्रांत लोगों से गुजारिश होगी, वैसे सारे शख्स से गुजारिश होगी जिनके पास समृद्धि है, पैसा है, थोड़ा सा उसका एक अंश मुन्ना लोहरा भाई जी के पास भी पहुंचना चाहिए, ताकि ये जीवन के इस झंझावात से बाहर निकल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।